नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव अंगों के चित्रों का वर्णन। यह टॉपिक सभी क्लासों में मुख्यतः कक्षा 10 और कक्षा 12 में बहुत मुख्य टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि किसी भी कार्य की के भाग का सचित्र वर्णन मुख्यतः परीक्षाओं में आता रहा है। तो आज हम इसलिए मानव अंगों के चित्रों का वर्णन पढ़ेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जिस अंग के बारे में पढ़ेंगे वो अंग है, आज हमारा पहला जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह हृदय या हृदय या हार्ट जिसे कहते हैं का चित्र है। मानव में पाए जाने वाला हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, जिनमें दो ऊपरी भाग होते हैं जिन्हें जिन्हें आलिंद व निलय के नाम से जाना जाता है। ऊपरी भागों को एट्रियम या आलिंदों के नाम से जाना जाता है तथा निचले भागों को वेंट्रिकल या निलयों के नाम से जाना जाता है। आलिंद भाग दो होते हैं, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। ऐसे ही निलय भाग भी दो होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। दायां आलिंद दाएं निलय में खुलता है और बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। आलिंदों के बीच में अंतरा आलिंद पट्ट होता है और निलयों के बीच में अंतरा निलय पट्ट होता है, जो इन्हें एक दूसरे से अलग करके रखता है। मुख्यतः महाशिरा आलिंदों में दाएं आलिंद में रक्त लेकर आती है, जो शरीर से लाया हुआ अशुद्ध रक्त होता है, जबकि महाधमनी निलयों से बाएं निलय से रक्त लेके जाती है, जो शुद्ध रक्त के रूप में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है। सबसे पहले रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में भेजा जाता है। दाएं आलिंद से यह रक्त दाएं निलय में स्थानांतरित होता है, जहां से यह पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स तक यानी फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तथा पल्मोनरी वेन्स में प्रवेश करता है। पल्मोनरी वेन्स से रक्त बाएं आलिंद में आती है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में स्थानांतरित होता है तथा एरोटा या महाधमनी द्वारा यह पूरे शरीर में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार रक्त शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। यह हमारे रक्त परिसंचरण का मुख्य भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र का चित्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम होता है शरीर में उपस्थित विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का, जो मुख्यतः नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में होते हैं, जिनमें से मुख्य पदार्थ यूरिया होता है, को शरीर से बाहर निकालना। मानव शरीर में दाएं और बाएं दो किडनियां या वृक्क होते हैं। ये वृक्क हमारे शरीर में उपस्थित अवांछित पदार्थों को छानने का काम करते हैं तथा रक्त में उपस्थित अवांछित पदार्थों को या यूरिया को छानकर मूत्रमार्ग से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। हृदय से रक्त धमनियों तथा शिराओं द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार कुछ रक्त का भाग वृक्क तक पहुंचाया जाता है। वृक्क में उपस्थित इकाइयां, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, ये नेफ्रॉन रक्त को ले जाते हैं तथा उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शेष बचे रक्त को धमनियों में पहुंचा देते हैं। जो रक्त का कुछ भाग छन जाता है, उसे में से जो उपयोगी भाग होता है उसे वृक्क अपने पुनः अवशोषण विधि द्वारा अवशोषित करते हैं
तथा शेष बचे पदार्थ को मूत्र के रूप में तैयार करके मूत्राशय तक पहुंचा देते हैं। मूत्राशय तक पहुंचाने के लिए जो नली होती है उसे यूरेटर या फिर मूत्रवाहिनी कहते हैं। इस प्रकार हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में दो वृक्क, एक मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय प्रयुक्त होता है। ये सब मिलकर हमारे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला तंत्र है श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन एक बहुत मुख्य प्रक्रिया है जिसमें वह ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तथा CO2 को बाहर निकालता है। प्राप्त ऑक्सीजन रक्त तक पहुंचती है तथा रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। तो ऑक्सीजन को बाहर से प्राप्त करने के लिए मानव में श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन तंत्र का पहला भाग नासा छिद्र होते हैं। जो श्वसन तंत्र का पहला भाग नासा छिद्र होते हैं, जो हमारे मुख्य नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं। ये नासा छिद्र हमारे मुंह के ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ये नासा छिद्र बाहर से वायु के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। नासा छिद्र के पास में नासा मार्ग या नेजल कैविटी होती है, जिसमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक तो म्यूकस और दूसरा बाल, जो बाहर से आने वाली वायु के तापमान और कणों को नियंत्रित करते हैं। बाहर से आई हुई वायु नासा मार्ग द्वारा ग्रसनी तक पहुंचती है तथा ग्रसनी से यह हमारे कंठ यानी लैरिंग्स में स्थानांतरित होती है। इसके बाद ये हमारी ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया हमारे गले में उपस्थित रहती है। गले में उपस्थित ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, दाएं और बाएं भाग। दायां भाग और बायां भाग जो होता है वो दाएं भाग और बाएं भाग को हम फेफड़ों के नाम से जानते हैं। ये बहुत लचीले और हमारे वक्षस्थल में स्थित होते हैं। ये ट्रेकिया जो है श्वास नली कहते हैं हम, ये दो भागों में बढ़ जाती है और ये दोनों भाग अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। फेफड़ों में प्रवेश करते समय इनको ब्रोंकाई या श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं आगे जाके और छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है और प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाएं उनको नाम देते हैं। तृतीयक श्वसनिकाएं अंत में एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलाई में बट जाती हैं। एल्वियोलाई जो होती है वो एक फूले हुए कोश के रूप में होती है, जिसे कूपिका भी कहा जाता है। ये फूला हुआ कोश जो रक्त नलिकाओं युक्त होता है और ये रक्त नलिकाएं युक्त भाग या एल्वियोलाई या कूपिकाएं ही वायु के एक्सचेंज को या वायु विनिमय को नियंत्रित करती हैं। हमारे शरीर का अगला अंग है मस्तिष्क या ब्रेन। हमारे मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये वाला भाग, ये ऊपरी भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है तथा ये पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखें हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, जिसमें मुख्य भाग सेरिब्रम होता है। अग्र मस्तिष्क में आगे वाले भाग, अग्र मस्तिष्क के आगे वाले भाग को फ्रंटल लोब, मध्य वाले भाग को ऑक्सीपिटल लोब तथा अंतिम भाग को पैराइटल लोब के नाम से जाना जाता है। अग्र मस्तिष्क दाएं और बाएं दो अर्धगोलार्धों में बटा होता है, जिन्हें दायां अर्धगोलार्ध या लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दायां और बायां अर्धगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। मध्य मस्तिष्क में थैलेमस और हाइपोथैलेमस उपस्थित होते हैं, जो हमारे मुख्यतः हमारे शरीर के नियंत्रण केंद्र है। पश्चिम मस्तिष्क में सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स आदि भाग पाए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा अंत में कशेरुक गंडकी में प्रवेश कर जाता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित कशेरुकाओं में प्रवेश करता है। यह भाग हमारी
स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का निर्माण करता है। हमारा अगला तंत्र है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र में हमें पता है अनेक प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि हमारे शरीर में, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहलाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के ही एक भाग है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, क्योंकि यह बाकी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण केंद्र है। यह अनेक प्रकार के प्रेरक हार्मोन स्रावित करती है, जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है और थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, जो हमारे शरीर का मुख्य हार्मोन है तथा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिव क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी के साथ पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है, जो संख्या में 4 होती है। इसमें थायरक पैराथायराइड ग्रंथियां कैल्सिटोसिन और हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो हमारे कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे हृदय के पास में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। ये थाइमस ग्रंथि शरीर की मुख्य ग्रंथि है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। हमारे वृक्कों के ऊपर भाग में एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। यह एड्रिनल ग्रंथि हमारे हार्मोन निकालती है, जिन्हें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। इन हार्मोनों को आपात हार्मोनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मादा में ओवेरी या अंडाशय तथा नर में टेस्टिस या वृषण ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण कर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। आपके सामने जो चित्र है वो तंत्रिका तंत्र का चित्र है। यह तंत्रिका तंत्र का जो चित्र है यह तंत्रिका कोशिका का चित्र है, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका के अनेक भाग होते हैं। यह मुख्यतः 2 भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। पहला भाग इसका जो कोशिका काय होता है, तथा 2 प्रकार के इसमें तंतु पाए जाते हैं। कोशिका काय मुख्य भाग होता है तथा शरीर इसका बड़ा अंग होता है, जबकि डेंड्राइट्स और एक्सोन इसके तंतुमय भाग होते हैं। डेंड्राइट्स भाग जो है वो इसका प्रथम भाग होता है, जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है तथा आवेगों को कोशिका काय की ओर स्थानांतरित कर देता है। कोशिका काय इन आवेगों को आगे की ओर एक्सोन में भेज देती है। यह एक्सोन इन कोशिकाओं के आवेगों को आगे सिनेप्टिक नोड में भेज देती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आवेग स्थानांतरित होते हैं। इस संरचना में कोशिका काय में निश्चल ग्रेन्यूल पाई जाती हैं तथा केंद्रक पाया जाता है। जो एक्सोन होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अगर इस पर माइलिन की आच्छादन उपस्थित होता है तो इन्हें माइलिनेटेड कहते हैं। यदि ये आच्छादन नहीं पाया जाता तो इन्हें नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। यह इसके आवेग के स्थानांतरण की दर को नियंत्रित करता है। अब जो आपके सामने चित्र है यह वृक्क की इकाई का चित्र है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में इसे व्रकाणु कहते हैं। यह व्रकाणु वृक्क की इकाई है जो मूत्र बनाने का कार्य करता है। व्रकाणु में रक्त को छानना, उसमें से उपस्थित आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करना और अंत में मूत्र का निर्माण करना, ये सब कार्य व्रकाणु द्वारा ही किए जाते हैं। नेफ्रॉन का जो सबसे आगे वाला भाग होता है, नेफ्रॉन का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस
एक कपनुमा आकृति में स्थित होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। जब यह रक्त नलिका अंदर की ओर प्रवेश करती है तो इन्हें अभिवाही या अपवाही धमनियों के नाम से जाना जाता है, जो प्रवेश करती है और एक इसके बाहर की ओर निकलती है। ये प्रवेश करने के बाद केशिकाओं में बढ़ जाती है। ये केशिकाएं विभिन्न छोटे छोटे गुच्छों का निर्माण करती है। ये गुच्छा ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये ग्लोमेरुलस एक तरीके से छन्नी का कार्य करता है तथा यह छन्नी रक्त में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों को छान लेती है। इसके पीछे की ओर एक नलिका रूपी संरचना बनी रहती है। ये नलिका रूपी संरचना 3 भागों में बटी होती है, जिसमें प्रॉक्सिमल या समीपस्थ, हैनले लूप और तीसरा डिस्टल या दूरस्थ नलिका में बांटा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नलिका में प्रॉक्सिमल या समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका इसके पास में उपस्थित होती है तथा यह जो पदार्थ ग्लोमेरुलस द्वारा छाने जाते हैं या बोमेन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको प्राप्त करती है। इसे छन्नित या निश्चंद के नाम से जाना जाता है। ये पदार्थ निश्चंद जो होता है, यह प्रॉक्सिमल या समीपस्थ कुंडलित नलिका में प्रवेश करता है तथा हैनले लूप से होता हुआ दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका मिलकर निश्चंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, पुनः अवशोषित करते हैं तथा रक्त में पहुंचा देते हैं। जब ये तीनों भाग, नलिका रूपी भाग, पदार्थों को अवशोषित करते हैं तो इन नलिकाओं के आसपास उपस्थित विभिन्न रक्त वाहिनिकाओं में यह रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। इन्हें वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। अंत में शेष बचा पदार्थ मूत्र के रूप में कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका में डाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारा मूत्र निर्माण का कार्य पूर्ण होता है। अब जो चित्र आपके सामने है, यह है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग जो होता है वह होता है वृषण या टेस्टिस। मानव में वृषण उदर गुहा से बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। ये उदर गुहा से बाहर उपस्थित वृषण एक जोड़ी होते हैं तथा इनसे एपिडिडाइमिस जुड़ी रहती है। एपिडिडाइमिस वृषण से जुड़ी रहती है और यह वृषण से जुड़े हुए भाग के आगे इसमें एपिडाइमिस से वास डेफरेंस या शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को उदर गुहा की ओर ले जाती है तथा ये जो है यह ब्लैडर या मूत्राशय। इस मूत्राशय के पास में से यह वास डेफरेंस या शुक्रवाहिनी गुजरती है तथा वृषण से लिया हुआ शुक्राणु द्रव या शुक्राणु पेनिस में से उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालती है। नर में मूत्र मार्ग तथा जनन मार्ग एक ही पाया जाता है, जिसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। यह मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ये जो है मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। अगला जो चित्र है वह है मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र में मुख्य जो भाग है वह है अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये उदर गुहा में ही उपस्थित होते हैं। अंडाशय के पास में एक नलिका उपस्थित होती है। इस नलिका को फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर अंडाशय से जो अंडे लेके आती हैं उनको एक विशेष स्थान पर पहुंचाती हैं, जिसे गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं। यह गर्भाशय एक खाली गुहा युक्त होता है, जिसे गर्भाशयी गुहा या यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इसका सबसे आंतरिक लेयर जो होती है, आंतरिक परत होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। मध्य परत को मायोमेट्रियम कहते हैं तथा बाह्य परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। अंडाशय एक सक्रिय नलिका रूपी गुहा में प्रवेश करता है। इस सक्रिय नलिका रूपी गुहा को
गर्भाशय गर्दन कहते हैं। ये गर्भाशय गर्दन सर्विक्स भी कहलाती है। गर्भाशय ग्रीवा एक वेजाइना रूपी अंग में खुलती है जो नलिका रूपी अंग होता है। यह बाहर की ओर उपस्थित बाह्य जननेंद्रियों से जुड़ा रहता है। इस प्रकार हमने आज विभिन्न प्रकार के मानव के अंगों का अध्ययन किया, जिनमें उपस्थित मानव के अंगों में हमने देखा कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप घर पर रहते हुए इनको बनाने का प्रयास करें। सबसे पहला चित्र जो है वह है मानव का हृदय। यह बहुत ही अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बनाने का घर पर प्रयास करें। दूसरा अंग जो है वह है उत्सर्जन तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा मस्तिष्क, पांचवा हमारे अंतःस्रावी तंत्र, छठा तंत्रिका तंत्र, सातवां नेफ्रॉन, आठवां नरजनन तंत्र और नौवां मादा जनन तंत्र। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।